अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुझ वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो बह तुहज मेज़बान उज़मा शबीर तोय सारनी वच वंज खैर मकदम करा। नाज़रीन उम्मीद यह ज तुझ सारी ऐसो सेहतो सलामत तो दुआ करा अल्लाह ताला थईन तोय तस हमेशा सेहतो सलामत आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इतकन जन तय जत कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज विज मुख्तलिफ तकलीफन मुतल्लिकात बात करान तो तोय ताम सु सलाह मशवर वातनावान युस जन हर रंग मौत पर आसान। नाज़रीन अज़किस यथ प्रोग्रामस मज करो डिस्कस बिनाइन एंड मेलिग्नेंट प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट तो सन अजिक गेस्ट एक्सपर्ट रोजन डॉक्टर प्रियादर्शी रंजन यम कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट तो अम इंडियाहस मज अल्ट्रा प्रोस्टेट अल्ट्रा मिस्टिक पॉयनियर तो बेम डायरेक्टर मिल्यूरा किडनी एंड यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ मज। नाज़रीन डॉक्टर साहबस सत कत बात करने ब्रो बह तुम गुजारिश करान तुम अगर वनकन कह सवाल यहां डॉक्टर साहब सन जान तुम हेकि वनकन सान फोन नंबरातन पे रब्त कर जन लगातार तुहदिस टीवी सेटस बोन कन स्क्रॉल गसान। वह गो ये गुजारिश कर तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल प्रिजो मुख्तसर अल्फाजन मज अज़किस मौजूस पे बिनाइन एंड मेलिग्नेंट प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया अमिक सिम्टम तो बे ट्रीटमेंट ऑप्शन। वली नाज़रीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहबस। आदाब डॉक्टर साहब। आदाब। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच उज़मा। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कश्मीर में श्रीनगर में पहली बार एक तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है तो अवेयरनेस बढ़ाना जी हमारा काम है। तो चूंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया पे है। बिफोर कि हम प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया डिस्कस करें इससे पहले आपसे शुरुआत में जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और मर्दों में इससे सेहत पे क्या असर पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हम सभी लोगों में, पुरुषों में, मेल्स में, मर्दों में एक पेशाब की थैली के नीचे एक अखरोट के आकार की एक ग्लैंड होती है जी। जिसका वजन करीब करीब 10 से 15 ग्राम होता है और ये पेशाब की थैली से जब पेशाब बाहर निकलता है मर्दों में तो वो लिंग के थ्रू एक पतली सी नली आती है पेशाब की, उस नली को चारों तरफ से ये घेरे रहती है, उसके चारों तरफ से सर्कमफेरेंशियली उसको पकड़ के रखती है और पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पेशाब की थैली का गेट है। जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं तो हमारे पास एक दरवाजा है, उसी तरह से पेशाब की थैली में पेशाब स्टोर होता है और उसको जब निकलना होता है तो उसको दरवाजा खोलना है, तो वो दरवाजा प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के लोब्स हैं, वो दरवाजा है। प्रोस्टेट का जो काम है वो यंग एज में होता है, यूथ में होता है कि ये मेल्स के जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म्स को नर्चर करता है, उनको एनर्जी देता है, उनको जिससे कि वो एक प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकें। तो जैसे जैसे मेल्स की एज बढ़ती जाती है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के बाद वो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगता है प्रोस्टेट। और जब ये साइज में बढ़ने लगता है तो जो पेशाब की नली है मर्दों की उस पर दबाव पैदा करता है। इसकी वजह से मर्दों में बहुत सी तरह की पेशाब से संबंधित परेशानियां होती हैं और जो कि काफ़ी कॉमन है इस एज ग्रुप में। जी बिल्कुल, जब भी हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते तो टर्म जो आती है प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया जो हमारा आज का मौजू है, तो प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया हम किसे कहते हैं और कितना कॉमन है ये इंडिया में, स्पेशली जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है प्रोस्टेट में जो उसकी एनलार्जमेंट है या उसके साइज की जो बढ़ोतरी है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है कैंसरस और एक होती है नॉन कैंसरस। तो जो प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में रुकावट पैदा होती है उसमें से 98% 99% नॉन कैंसरस होती है। 100 में से सिर्फ एक मरीज को कैंसर होता है। जो जहाँ तक हम प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या बीपीएच या जो नॉन कैंसरस प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट है उसकी बात करें तो ये लगभग आफ्टर द एज ऑफ 40-50 ईयर्स सारे पुरुषों में शुरू हो जाता है। किसी में सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। एक औसतन अगर हम 60 साल के आदमी की बात करें तो 60 साल से ऊपर वाली पॉपुलेशन में लगभग 60% या 60% पुरुषों में इसके किसी न किसी तरह के लक्षण होंगे और उनको किसी न किसी तरह से पेशाब में तकलीफ हो रही होगी। 80 साल पे लगभग 80% लोगों में होती है। होता क्या है कि लोग इसको पहचान नहीं पाते। जी बिल्कुल, इस पे हम आगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ फर्स्ट कॉलर जुड़ गए, इरफान मलिक बडगाम से आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल प्रोग्राम जी। मेरा थोड़ा यूरिन में कुछ स्मेल आ रहा था, फिर मैंने टेस्ट किया तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट दिखा रहा है। उसमें कैल्शियम का क्रिस्टल्स दिखा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ठीक है। कार्बोनेट। नहीं, आपकी उम्र कितनी है इरफान भाई? जी 36। ठीक है। और पेशाब में स्मेल क्या आपको लग रहा है कि उसमें बदबू आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बैड स्मेल आ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह ना आप उसका एक यूरिन कल्चर का टेस्ट होता है उसको कराएं, जिसमें कि ये देखें कि उसमें पस सेल्स कितने हैं, उसमें हाँ बैक्टीरिया पस है। सेल्स भी दिखा रहा है 2 to 3 पस सेल्स। 2 to 3 पस सेल्स लगभग नॉर्मल होते हैं। सो एक यूरिन का कल्चर करा लीजिए। अगर उस कल्चर में कोई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा है या इन्फेक्शन नहीं है तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट सर मेरा कुछ साल पहले यूरिक एसिड भी हाई दिखा रहा था, फिर दवाई ली तो वो नॉर्मल पे आया था। और मेरा कुछ कार्डियोलॉजिकल इशू भी है। एक दफे आप अपना किडनी का अल्ट्रासाउंड करा के ये देख सकते हैं कि आपको किडनी में या पेशाब की थैली में कहीं कोई स्टोन तो नहीं है। कैल्शियम क्रिस्टल्स कभी भी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अगर वो किडनी में ऊपर स्टोन है तो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज स्टोन नहीं है तो आप पानी ज्यादा पीजिए। जो भी जितना भी आप पानी पी रहे हो उससे करीब पानी तो मैं पहले से ही ठीक ही पी रहा हूँ। हाँ, जितना भी पानी पी रहे हो उससे थोड़ा सा मात्रा बढ़ा लीजिए, आधा 1 लीटर। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उसमें देख लीजिए कोई किडनी में स्टोन तो नहीं है या पेशाब की थैली में कोई स्टोन तो नहीं है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्मेल की है ना, वो इसको क्या करेंगे? नहीं, उसको स्मेल से कोई, अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं है तो स्मेल से कोई लेना देना नहीं है उसका। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि एज के बढ़ने के साथ साथ इस प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट होता है। तो प्रोस्टेट जब एनलार्ज होता है तो होता क्या है कि जैसे जैसे मर्दों की एज बढ़ती है तो शरीर थोड़ा सा कमजोर होता है, लोग बूढ़े होने लगते हैं, बाल सफेद होते हैं। तो धीरे धीरे प्रोस्टेट की वजह से, प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे और बिना बताए घुसती चली जाती है हमारे शरीर में, और जब तक हमें पता चलता है तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। उसका रीज़न ये, जैसे ये सितंबर अक्टूबर कुछ महीने हैं जिसमें कि हम लोग प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक चूंकि छोटा सा ग्लैंड है, इसमें लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, इससे होने वाले सिम्टम्स के बारे में नहीं अवेयर हैं। उनको पता नहीं कि ये सिर्फ एजिंग का पार्ट नहीं है, इसका बहुत अच्छा इलाज भी हो सकता है। तो इसकी वजह से लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, और धीरे धीरे प्रोस्टेट की जो बीमारी है बीपीएच, वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये धीरे 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 बढ़ती जाती है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जबकि कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, पेशाब की थैली खराब होने लगती है, इन्फेक्शन होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, और कई पेशेंट्स में हर्निया बन जाता है, जोर लगा लगा के पेशाब करते रहते हैं और किडनी फेल होने तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा सा अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, ताकि उन्हें जो भी तकलीफ हो कम से कम उन्हें एहसास तो हो, वो जाके किसी डॉक्टर से मिलकर चेकअप करा सकें अपना। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया सिम्टम्स जो है वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तब जाके वो चेकअप के लिए जाएंगे, फर्दर डायग्नोसिस होगा। तो सिम्टम्स पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बटमाली पे मे नाव परवीन, बची 3+ बची जी, यूरिन टेस्ट से पता रेड ब्लड सेल। ठीक, इनका सवाल है कि 3+ इनकी बच्ची है, उनको यूरिन के साथ रेड ब्लड सेल्स पास होती है। कितने कितने रेड ब्लड सेल्स हैं? कूता छ यमन 30 to 40%, कम, मन ज्यादा। कभी 30 to 40%, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम। हाँ, देखो बच्चों में सबसे कॉमन कॉज जो होता है रेड ब्लड सेल्स आने का, वो ये होता है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा हो, और अगर स्पेशली गर्ल चाइल्ड है या बच्ची है तो हाँ, बच्चों में ना जो पेशाब की थैली और पेशाब की नली का मुख होता है या मुंह होता है,
और पॉटी का रास्ता बिल्कुल आसपास होता है, तो जरा सा भी अगर गंदगी इधर से उधर गई, चाहे डाइपर के थ्रू गए, चाहे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, पानी जो पॉटी की एक एक बूंद में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, और जब भी यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो हमेशा सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि ब्लड आने लगेगा यूरिन में। वो आरबीसीज भी आ सकते हैं और वो बिल्कुल लाल पेशाब भी आ सकता है। देखने में बच्चा ज़्यादा बता नहीं पाता, वो रोता रहता है। तो आरबीसीज के लिए सबसे पहले तो आप अपना एक तो यूरिन कल्चर करा के देखिए बच्चे का, एक किडनी का अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि कोई रिफ्लक्स तो नहीं है, कोई और कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं जिससे कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो। और बच्चे की क्लेanलीनेस पे, उसकी हाइजीन पे, उसकी पॉटी ट्रेनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें, और ये ध्यान दें कि जो पॉटी की गंदगी है वो आगे पेशाब के रास्ते की तरफ ना आए। उसी से सबसे कॉमनेस्ट कॉज यही है बच्चे में इन्फेक्शन होने का। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। जी डॉक्टर साहब, सिम्टम्स की बात करते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के? जो प्रोस्टेट की बीमारी जब शुरू होती है तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है उसको कहते हैं हेजिटेंसी। हेजिटेंसी का अर्थ होता है, ये एक अंग्रेजी शब्द से डिराइव है जिसका अर्थ होता है हेजिटेशन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड हेजिटेट। तो हेजिटेट का मतलब होता है कि हिचकिचाना, हिचकिचाहट हो रही है, मतलब आदमी गया पेशाब करने के लिए, खड़ा हुआ, उसको तुरंत नहीं निकलना शुरू हुआ, उसको 5 सेकंड वेट करना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हुआ। नॉर्मली क्या होता है जब मर्द पेशाब करने जाते हैं तो जैसे ही वो चाहते हैं तो तुरंत पेशाब की रिलीज हो जाती है सभी की, लेकिन जो पहला सिम्टम है उसको हेजिटेंसी में क्या होता है, वो गए, उनको 2, 4, 5, 10 सेकंड वेट करना पड़ता है, उसके बाद पेशाब निकलना शुरू होता है। इसका आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे घर का गेट है, अगर वो गेट लकड़ी का है तो वो तुरंत खुल जाएगा जल्दी से, और वही गेट अगर लोहे का है तो उसको धीरे 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 खुलना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है तो सबसे पहला सिम्टम होता है हेजिटेंसी। 99% लोग इस सिम्टम को पहचान नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये किसी बीमारी की शुरुआत है और ये इस बीमारी का सिम्टम है। इसके बाद जो सेकंड सिम्टम आता है उसको कहते हैं पुअर फ्लो। पुअर फ्लो का अर्थ होता है कि जो पुरुष का जिस स्पीड से पेशाब बाहर निकलता था, अगर वो खड़े होकर पेशाब करते रहे हो तो उन्हें मालूम होगा कि मेरी पेशाब की धार इतनी दूर गिरती है। अगर बैठ के पेशाब करते रहे तो उन्हें मालूम होगा कि मैं इतनी जल्दी पेशाब करके फारिग हो जाता हूँ कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में मुझे पेशाब निकल जाता है। अब क्या होता है, पुअर फ्लो जब होता है तो या तो उनको समय ज्यादा लगता है पेशाब कंप्लीट करने में, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, कई बार 1-1 मिनट तक लग जाता है, और या फिर जो है उनकी जो पेशाब की धार है वो कपड़ों के पास गिरने लगती है। अगर खड़े होकर पेशाब करते हैं तो कपड़ों के पास गिरने लगती है, पैरों के पास गिरने लगती है। इस सिम्टम को हम लोग कहते हैं पुअर फ्लो। आमतौर पर लोग तब उनको ये एहसास होता है कि वो पेशाब करने गए किसी सिनेमा हॉल में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, तो एक आदमी पेशाब करने गया और बगल में आए लोग पेशाब करके वापस चले गए, उनका एक्ट खत्म नहीं हुआ। तो तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ मुझे ज्यादा समय लग रहा है पेशाब करने के लिए। सो इस सिम्टम को भी मुश्किल से 5-10% लोग पहचान पाते हैं। 80-90% लोग इस सिम्टम को भी नहीं पहचान पाते। इसके बाद जो सिम्टम आता है उसको कहते हैं स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब है कि नॉर्मली जब भी हम लोग पेशाब करते हैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग पेशाब करता है तो पेशाब जैसे ही हम वॉशरूम में जाएं स्वतः अपने आप बिना एफर्ट के निकल जाता है। स्ट्रेनिंग में किसी भी पुरुष को जोर लगाना पड़ता है, उसको पेट की मसल्स का जोर लगाना पड़ता है, जिसके बाद उसका पेशाब रिलीज होना शुरू होता है, जिसको कि हम हिंदी में एक वर्ड होता है कांखना कहते हैं। कांखना मतलब जोर लगा रहे हैं, पेट की मसल से जोर लगा रहे हैं, तब जाके पेशाब रिलीज होना शुरू हुआ। ये सिम्टम काफी लोग पहचानने लगते हैं, 15, 20, 30% लोग इस सिम्टम को पहचानने लगते हैं और डॉक्टर के पास आ जाते हैं। इसके अलावा जब ये भी इग्नोर हो जाता है तो नेक्स्ट सिम्टम होता है इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी का इस पे हम आगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बबली रैना जम्मू से, आए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, इस्तेकबाल है आपका प्रोग्राम में। मैं जम्मू से बबली रैना बोल रही हूँ। जी इस्तेकबाल आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू। मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट था जी, तो उनको हमने पिछले साल ऑपरेशन किया, 2024 सितंबर में ऑपरेशन किया प्रोस्टेट का। अब उनको आगे दवाई खाना है कि बंद करना है? नहीं, ये तो जिसने ऑपरेशन किया होगा वो बता सकता है
कि कैसा ऑपरेशन हुआ है, बिकॉज ऑपरेशन के बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन है वो ऑब्सलीट हो चुका है। अब के समय में हम लोग प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन नहीं करते। इसके लिए जो अल्ट्रा मिस्ट थेरेपीज हैं, जैसे कि यूरोलिफ्ट है, आईटिंड है, वाटर वेपर थेरेपी है, इस तरह के इलाज होते हैं। तो जिस आदमी ने ऑपरेशन, जिस डॉक्टर ने आपका किया होगा, ये वही बता सकते हैं कि दवा खानी है कि नहीं खानी है, उन्होंने कितना लोब निकाला, कितनी रिसेक्शन की, ब्लैडर नेक कैसा था, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद कोई और तकलीफ तो नहीं हुई, जैसे ब्लैडर नेक स्ट्रक्चर हो जाता है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, मिएटल स्टेनोसिस हो जाती है, पूरा प्रोस्टेट निकल नहीं पाता, कई बार प्रोस्टेट रीग्रो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपके जिस सर्जन ने ऑपरेशन किया होगा या जिस यूरोलॉजिस्ट ने ऑपरेशन किया होगा वही दे सकता है। अगर हम लोग एग्जामिन कर लें, उनका देख लें, तभी बताया जा सकता है दवा की ज़रूरत है कि नहीं। अदरवाइज अगर किसी सीनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन अच्छा किया है तो नॉर्मली दवाई 10 दिन के बाद बंद हो जाती है। चलो चलो ठीक। और मुझे एक और क्वेश्चन करना है डॉक्टर साहब। मुझे ये इन्फेक्शन था, यूरिन में इन्फेक्शन था, तो वो फिर किडनी पर भी असर पड़ गया था। वो अब ठीक हो गया, मगर बीच बीच में मुझे फिर यूरिन इन्फेक्शन होता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 62। 62। और मीनोपॉज हो चुका है आपका? हाँ जी हाँ जी। तो नॉर्मली आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स या पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप में एक तो यूटीआई होता है सबसे ज़्यादा टॉयलेट हाइजीन की वजह से, यानी कि जो टॉयलेट जाने के बाद किस तरह से आप सफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि महिलाओं में, लेडीज़ में जो पेशाब का रास्ता होता है और पॉटी का रास्ता बहुत करीब होता है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़, एक दफ़े अपना किसी लेडी डॉक्टर को, गायनिकोलॉजिस्ट को दिखा के एग्जामिन करा लीजिए। कई दफ़े जो यूट्रस होता है या बच्चेदानी होती है वो नीचे खिसक रही होती है, उसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, उसकी वजह से पेशाब रुकता है, या कई और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, गायनिकोलॉजिकल इश्यूज़, जिसकी वजह से यूटीआई होता है। तो इसको एक बार प्रॉपरली आप किसी गायनिकोलॉजिस्ट से भी एग्जामिन कराइए। पेशाब नहीं रुकता है, मुझे पेशाब नहीं रुकता है, मुझे सिर्फ बार बार पेशाब आता है। हाँ, और जलन होती है। हाँ, तो ये ना, अगर जलन के साथ आ रहा है तो एक यूरिन कल्चर करा के उसमें देख लीजिए बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो यूटीआई का इलाज कराइए। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम सिम्टम्स की सिम्टम्स की बात कर रहे थे। तो तीसरा जो सिम्टम होता है उसको कहते हैं इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी का मतलब होता है, जैसे आप ये समझ लें कि ईएमआई में पेशाब आ रहा है। एक बार पेशाब करने गए, खड़े हुए, थोड़ा सा पेशाब आया, जोर लगाया, थोड़ा सा पेशाब आया, फिर रुक गया, फिर जोर लगाया, फिर थोड़ा सा पेशाब आया, फिर रुक गया, फिर जोर लगाया, फिर थोड़ा और आया, रुक गया। ऐसे करते करते आदमी को बहुत बार जोर लगाना पड़ता है, तब जाके पूरा पेशाब रिलीज हो पाता है। पहले तो पुअर फ्लो था, पहले तो जोर लगाने से पेशाब हो जा रहा था, अब जोर लगाने पर भी पेशाब बार बार रुकता है और उसके बाद काफ़ी लंबे समय में होता है। तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंसी। 50-60% लोग इस समय इलाज के लिए आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि बीमारी है। जो लोग इस स्थिति को भी नहीं पहचान पाते तो उनके पेशाब में या तो यूटीआई होने लगता है, या जब वो पेशाब करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेशाब खुल के हुआ ही नहीं, वहीं पे रुका रह गया, या पेशाब करने के बाद भी हाजत बनी रहती है कि बार बार पेशाब जाना है, या पेशाब में ब्लड आने लगता है, जलन होने लगती है, इन्फेक्शन होने लगता है। कई दफ़ा तो पेशाब पूरी तरह बंद भी हो सकता है। जो ऐसे सब ग्रुप वाले मरीज होते हैं उसमें रिटेंशन प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो रिटेंशन का अर्थ होता है कि पेशाब पूरा आना ही बंद हो गया। जी। और इसके कई कारण भी होते हैं। कई बार जो है कुछ प्रेसिपिटेंट्स होते हैं, जैसे आजकल सर्दियां आ रही हैं, तो मौसम एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है प्रोस्टेट की बीमारियों को वर्सन करने के लिए। जी। तो प्रोस्टेट में जैसे ही ठंड बढ़ती है, प्रोस्टेट में स्पैज्म हो जाता है, और जिन लोगों का पेशाब थोड़ा बहुत रुकना होता है उनका पूरी तरह रुक जाता है, या जिनको बहुत जरा सा बॉर्डर लाइन प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज्यादा होने लगती है। तो प्रोस्टेट की जो समस्याएं हैं उनके कई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक मौसम है, दूसरा है आंख की दवाइयां होती हैं, कफ सिरप होते हैं कई तरह के, कोई अनरिलेटेड सर्जरी, हर्निया की कराई, जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया, किसी और चीज का ऑपरेशन हुआ, आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पेशाब में प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह से कई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। और जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है बार बार पेशाब आना, जल्दी जल्दी आना, बार बार आना, हर 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में पेशाब आना। और
अर्जेंसी का मतलब होता है अर्जेंट। एक बार अगर पेशाब करने का हाजत हुई तो उसको भागना ही पड़ता है पेशाब करने के लिए, वो रोक नहीं सकता। अगर रोका पेशाब या दौड़ते दौड़ते कहीं टॉयलेट बंद है तो उनका पेशाब लीक हो जाता है और कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसको अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और एक और बड़ा डेंजरस सिम्टम है प्रोस्टेट का जिसको कहते हैं नॉक्टूरिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस टाइम आगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ रायना साहब जुड़ गए सोहरा से, आए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल टीम प्रोग्राम में। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आफ्टर 40 जो प्रोस्टेट तो नेचुरली बढ़ता है, मर्द, जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया। तो इसमें गुजारिश है कि मतलब ये क्या हम अगर कह सकते हैं कि ये एक बीमारी है कि ये नेचुरली है कि जब से मतलब जब एज बढ़ जाती है तो क्या ये इसको हम बीमारी मान सकते हैं क्या? हाँ। खुद ब खुद ऐसी ये तो एक और इसके साथ एक सर गुजारिश है कि अगर मतलब ये जब एज बढ़ जाती है तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, क्या इसमें सर्जरी की ऑप्शन है या दवाई से क्या, या बिल्कुल, या अगर अपने आदत इंसान बदल सकता है या साफ सफाई रख सकता है या जैसे आप एडवाइस करेंगे तो क्या ये ठीक हो सकता है मतलब सर्जरी के बगैर? जो प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट का बढ़ना एक बीमारी है और उस बीमारी की स्टेजेस होती हैं। तो एक तो होती है उसकी अर्ली स्टेज, एक होती है अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज और एक होती है कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। तो किसी भी जी हाँ, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, किसी भी बीमारी की जो स्टेजेस होती हैं उसी हिसाब से उसका इलाज होता है। तो जो अर्ली स्टेज होती है उसमें कई बार लोग उसको पहचान नहीं पाते, उसकी वजह से बीमारी बढ़ती रहती है। और जो प्रोस्टेट है इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं उनका सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, इसलिए लोग लेते नहीं। जो प्रोस्टेट की दवाइयाँ होती हैं उनके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो जो प्रोस्टेट वाले मरीज होते हैं उनमें मर्दाना कमजोरी या सेक्सुअल डिसफंक्शन भी साथ साथ होने लगता है 40-45 ईयर्स के बाद, और लोग उसको झिझकते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। और उसके साथ साथ जो दवाई दी जाती है प्रोस्टेट के लिए उससे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इंटरकोर्स में या सेक्सुअल संबंध बनाने में दिक्कत आने लगती है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट और है जिसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो जो लोग भी ये दवाई खाते हैं जैसे कि यूरीमैक्स है, सिल्डोसिन है, टैमसुलोसिन है, एल्फ्यूजोसिन है, इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जो प्रोस्टेट के लिए आमतौर पर लोग ओवर द काउंटर ले लेते हैं, या 99% लोगों को ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। इसमें हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका अर्थ होता है कि जब मरीज लेट के बिस्तर से उठते हैं तो अचानक से उनको डिजीनेस महसूस होती है, चक्कर आता है, और कई मरीज गिर भी जाते हैं। उनको ज़्यादा एज के लोग होते हैं 50 ईयर्स 60 ईयर्स, उनके जो है हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी हो रही होती है। तो ये बड़ा एक खतरनाक सिम्टम है जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत से लोग, इनफैक्ट अगर आप अमेरिका में, यूरोप में देखें तो 2/3 ऑफ द पेशेंट्स प्रोस्टेट की दवाइयाँ लेते ही नहीं है बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स। और मेरी क्लिनिक में भी प्रोस्टेट के लिए हम लोग भी पेशेंट्स को पहले कभी एनकरेज नहीं करते मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि उनको जब हम लोग साइड इफेक्ट सारी बता देते हैं तो कोई भी मरीज तैयार नहीं होता ये दवाई लेने के लिए। जो सर्जरी होती थी प्रोस्टेट के लिए वो आज से कुछ सालों पहले जैसे TURP या लेजर या रोबोटिक सर्जरी, इन सब तरह की सर्जरीज हुआ करती थी। लेकिन अब ये सर्जरीज भी ऑब्सोलीट हो गई हैं, क्योंकि ये बड़ी मेजर प्रोसीजर्स होते थे, इनमें ब्लड लॉस होता था, इनमें कटिंग होती थी, इसमें जो है एडमिट रहना पड़ता था। तो और सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। ऑलमोस्ट 100% लोगों को सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते थे, इसलिए लोग इसकी सर्जरी कराते ही नहीं थे। लेकिन अब जो ये नया ट्रीटमेंट जिसको कि अल्ट्रा मिस्ट थेरेपी कहते हैं, यानी कि प्रोस्टेट अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक्स, तो इसकी शुरुआत अब इंडिया में हो चुकी है। और जिसमें कि 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जैसे कि यूरोलिफ्ट। इसमें दूरबीन से प्रोस्टेट में एक छोटा सा क्लिप डाल देते हैं जिसकी वजह से तुरंत पेशाब की रुकावट खुल जाती है जी। रिज्यूम है, वाटर वेपर थेरेपी है, जिसमें स्टीम के इंजेक्शंस छोटे छोटे लगा देते हैं जिससे श्रिंक हो जाता है प्रोस्टेट। या आइटेंड इम्प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा इम्प्लांट होता है। जिन पुरुषों का ब्लैडर नेक हाई होता है उसमें इम्प्लांट डाल देते हैं, उससे वो नेक खुल जाता है, उसको निकाल देते हैं। तो
तो ये सब डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं और इसमें जरा भी सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होता और कोई ब्लड लॉस नहीं होता। ज़्यादातर मरीज बिना अनेस्थीसिया के हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स अब बहुत कॉमन है और इसके बारे में आप पढ़ें और अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। और अब हम लोग इंडिया में ये काफ़ी समय से कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। और इसके मरीज तो 90% जो अब प्रोस्टेट के मरीज़ हैं वो इस तरह के मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स कराते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए अब्दुल रशीद गनाई बडगाम से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप ठीक हो सर? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं रशीद भाई? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे ये जो टॉपिक चल रहा है इस रिलेटेड मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं सर। जी बताएं। सर पहले है कि जैसे ये विंटर सेशन हो रहा है शुरू, तो बिस्तर से पहले जाने पड़ता है 2-4 बार बाथरूम। मैं समझ नहीं पाया जी, आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। सवाल मेरा यह है कि जैसे बिस्तर को शाम को जाना पड़ता है तो 4-5 बार पहले टॉयलेट जाना पड़ता है। मतलब रात में सोने से पहले 4-5 बार? सोने से पहले। हाँ डॉक्टर, सोने से पहले। हाँ, तो एक तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि शाम को कोई बहुत ज्यादा चाय कॉफी या कहवा इस तरह की चीज न पिए, जिससे कि वो तो आदत ये पूरे सर्दियां जो ही आती है इस टाइम पे ऑफ होती है, 4:30-5 बजे तक वो ऑफ होती है। हाँ, तो जो बार बार पेशाब जाने के ना कई कारण हो सकते हैं। उसमें एक तो हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से हो, दूसरा हो सकता है प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से हो, तीसरा हो सकता है 21 ग्राम है डॉक्टर, तो रिसेंटली मैंने कराया वो 21 ग्राम है प्रोस्टेट। हाँ, जो प्रोस्टेट का साइज है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो पेशाब की थैली पे रुकावट कितनी डाल रहा है और अंदर को पेशाब को कितना रोक रहा है। सो साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बनावट कैसी है, उसका ब्लैडर नेक के साथ रिलेशन कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है और वो पेशाब में कितनी रुकावट डाल रहा है। अगर किसी पेशेंट को पेशाब में रुकावट हो रही है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज उसे इलाज की जरूरत है। तो आप साइज पे ना जाएं, बिकॉज साइज सबसे लास्ट क्राइटेरिया होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक रहती है सर डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक रहती है। प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक हो सकता है, बीपीएच जो है वो कुछ केसेस में जेनेटिक होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बीपीएच होता है वो किसी को भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर में जेनेटिक होने का बड़ा चांसेस है। तो जब भी किसी के फादर को बीपीएच ग्रेड फर्स्ट डैडी को था, हमारे पापा को था वो। हाँ, नहीं देखिए, सभी को अलग अलग तरीके के प्रोस्टेट के रुकावट हो सकती है। आप सबसे पहले अपना एक यूरोफ्लो का टेस्ट कराइए, जिससे कि ये पता चल सके कि पेशाब की धार कैसी है, उसमें कितनी रुकावट है। और दूसरा एक अल्ट्रासाउंड होता है प्रोस्टेट का और उसमें पीवीआरयू का टेस्ट होता है, जिसमें ये देखते हैं कि पेशाब करने के बाद हाँ कितना रेजिडुअल यूरिन रुक रहा है। तो ये 2 टेस्ट से पता चलेगा कि प्रोस्टेट की वजह से आपके रुकावट कितनी है और उसी हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, कोई दवाई अभी खा सकते हैं कि नहीं? मैंने अभी बताया कि दवाएं मैं पर्सनली बहुत लिखता नहीं हूं, क्योंकि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। स्पेशली जितने यंग एज होती है उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसके बड़े इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डिसफंक्शन भी है। इसलिए ज़्यादातर मरीजों को तो मैं तो नहीं लिखता हूं, और लोगों से अगर डिस्कस करें तो वो भी इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए कई और तरह के भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना एक यूरोफ्लो का टेस्ट करा लीजिए और पीवीआर का। अगर पीवीआर आपका 75, 80, 100 ml के आसपास है या इससे ज़्यादा है तो आप फ़ौरन किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलें और अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करें और इलाज कराएं। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जो वन ऑफ द डेंजरस सिम्टम होता है हाँ, मैं बता रहा था नॉक्टूरिया। सो नॉक्टूरिया एक ऐसा सिम्टम है जो कि बहुत ही डेंजरस सिम्टम है। नॉक्टूरिया का मतलब होता है कि रात में बार बार पेशाब आना। जी। दिन में पेशेंट ठीक रहते हैं, लेकिन रात में उनको 3-4 बार उठना पड़ता है या पेशाब इतना लगता है कि उनकी नींद टूट जाती है और वो सो नहीं पाते। तो इसको कहते हैं स्लीप फ्रैगमेंटेशन। स्लीप फ्रैगमेंटेशन का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक साउंड स्लीप लेने के लिए कम से कम 6 घंटे की एट अ स्ट्रेच स्लीप जरूरी है। उसमें एक स्लीप की साइकिल होती है जिसमें NREM स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो उसकी 3 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो आदमी सो के उठ के अपने आप को फ्रेश महसूस करेगा। तो नॉक्टूरिया जब मरीजों में होने लगता है तो नॉक्टूरिया की वजह से वो रात में बार बार उठते हैं और सो नहीं पाते, और इसकी वजह से दिन में डिजी रहते हैं, उन्हें चक्कर आता रहता है, नींद में रहते हैं, गिर जाते हैं और फ्रैक्चर्स एंड फॉल्स
ये 2 कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाते हैं, उनको गिरने की वजह से कहीं सर में चोट लग गई, स्ट्रोक हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। सो नॉक्टूरिया को पहचानना बहुत जरूरी है और नॉक्टूरिया को इमरजेंसी की तरह उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर किसी आदमी को 3-4 बार पेशाब उठना पड़ रहा है रात में करने के लिए, तो उसको जरूर अपने आप को एग्जामिन कराना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं बिनाइन की और मैलिग्नेंट की, दोनों के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, इसमें तो फिर भी थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं जो लोग पहचान नहीं पाते। मैलिग्नेंसी में बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं होते। जो प्रोस्टेट कैंसर है उसको सिर्फ एक ब्लड टेस्ट से पहचाना जा सकता है, जो कि 200-400 रुपए का लगभग हर जगह होता है, जिसको PSA का टेस्ट कहते हैं। जो सिम्टम्स हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं, वही मैलिग्नेंट सिम्टम्स भी होते हैं, मैलिग्नेंसी के भी या प्रोस्टेट कैंसर के भी। लेकिन जो BPH है उसमें सिम्टम्स हमेशा ज्यादा होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, वो जब तक पता चलता है तब तक तो वो पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 40 साल से अधिक वर्ष के जो भी मर्द हैं उनको अपना साल में एक बार PSA का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, गुलाम नबी डार हंदवारा से आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस मंज अनवर पर गुलाम नबी डार। जी इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस मंज पन सवाल पृछ्यो। डॉक्टर साहब, मुझे प्रोस्टेट था ना, 2 साल हो गए, मैंने दवाई 3 माह के लिए खा लिया। फर्स्ट ग्रेड अल्ट्रासाउंड किया, फर्स्ट ग्रेड। अब मुझे वो ठीक हो गया, अब मुझे कुछ किसी बात से तंग करता है, फिर मैं वो दवाई खाता हूँ। क्या कह रहे हैं? कैप्सूल रखा है डॉक्टर साहब, इनको प्रोस्टेट था, तो अभी उसके बाद ये दवाई खा रहे थे। नहीं, तो दवा की वजह से आपको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, कोई सिम्टम्स? नहीं, मुझे कोई, मेरी एज है 65। ठीक है, और पेशाब की धार ठीक ठाक होती है? ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर यूरोफ्लो ठीक है और पेशाब का रिटेंशन नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। जी, तो ये कि पन दवा कंटिन्यू करें? कंटिन्यू किस वक्त तक रखेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, इसको समय समय पे जो भी मरीज दवा पे होते हैं उनको हर 3 महीने या 6 महीने पे एक यूरोफ्लो का टेस्ट किया जाता है और एक प्रोस्टेट। 3 महीने मैंने खा लिया, फिर बंद किया। नहीं, वो टेस्ट करते रहे, और अगर लग रहा है कि यूरोफ्लो दवा के बाद भी कमजोर हो रहा है या पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब कौन सा टेस्ट करेंगे? यूरोफ्लोमेट्री और अल्ट्रासाउंड KUB और PVRU। तो उससे ये पता चल जाता है कि अंदर पेशाब कितना रुक रहा है। ठीक है सर, ठीक। शुक्रिया कॉल करने खातिर। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, तो मेन रिस्क फैक्टर्स क्या है कि जिससे इसके चांसेस जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के वो इंक्रीज हो जाते हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एज है। सो एज के साथ साथ होता ही होता है, लगभग सभी पुरुषों में होता है। किसको सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, किसको नहीं, ये डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट की जो ग्रोथ है वो किस तरफ हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है या अंदर की तरफ हो रही है। अगर पेशाब की नली की तरफ हो रही है तो उसको सिम्टम्स होंगे, अगर नली की तरफ नहीं हो रही, बाहर की तरफ हो रही है, तो उन्हें सिम्टम्स नहीं होंगे। तो रिस्क फैक्टर सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है एज, और जो दूसरे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया, वेदर। जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं या फिर किसी बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया या फिर पोस्टपोन किया यूरिन करना, यूरिन रोक के रखे, बड़ी देर तक रोके रखते हैं लोग, पेशाब नहीं करते। कई दफ़े ऐसा होता है कि ओल्ड एज में लोगों को बार बार पेशाब आ रहा होता है और उनको लगता है कि किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं या मीटिंग में बैठे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मुझे बार बार जाना पड़ रहा है और वो हिचकिचाते हैं। तो पेशाब को जब रोकते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है जी। तो ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा इमोशनल इंसल्ट, इमोशनल ट्रॉमा, किसी बच्चे की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, कोई और परिवार में दुर्घटना हो गई, तो इमोशनल इंसल्ट की वजह से, जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा हार्ट अटैक आ गया, उसी तरह से प्रोस्टेट में भी अटैक आ जाता है और ऑल ऑफ अ सडन वर्सन हो जाते हैं सिम्टम्स। इसके अलावा कोई और दवाइयां हैं, जैसे खांसी के कफ सिरप हैं या आंख में डालने वाली दवाइयां हैं, ये सब भी की वजह से भी प्रोस्टेट के सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर यही है। और प्रोस्टेट कैंसर के लिए जेनेटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। अगर किसी के फादर को या उनके ब्रदर को हिस्ट्री रही है
कैंसर की, तो वो बहुत हाई Genetics रिस्क का एक हैं। रोल है, हाँ, बिल्कुल। और उनको अपना PSA 6 मंथली कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे और डिस्कशन आगे जारी रहेगा। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। नेक्स्ट अली मोहम्मद पंडित जोगरा से इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुहंद प्रोग्राम में बहुत शुक्रगुजार है कि आपने आज जो मौजूद चुना है बहुत बड़ा मौजूद है, और हम बहुत आपके शुक्रगुजार है कि आपने आज को भी बुलाया। मुझे एक सवाल है कि हमने सुना के प्रोग्राम में सुन रहा था, लेकिन एक बात मुझे आ गई कि क्या ये जो प्रोस्टेट की को बीमारी मालूम ये सबको होती है कि आदमी को नहीं होती है? प्रोस्टेट तो देखिए सभी का बढ़ता है, एज के साथ कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोग उसको पहचान पाते हैं। प्रॉब्लम तो आपको नहीं हो जाती है। क्या कह रहे हैं? रिपीट कीजिए। हाँ, प्रॉब्लम सबको हो जाती है कि आपको हो जाती है प्रॉब्लम? ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम सबों को होती है कि नहीं, मैंने जैसा बताया कि अगर एज के हिसाब से अगर 60 इयर्स एज है तो 60% लोगों को। मेरी एज है इस वक्त 75, लेकिन रात को मुझे उठना पड़ता है। हाँ, कितनी बार उठना पड़ता है? एक बार। नहीं, एक बार उठना तो कोई ऐसा वो उसमें वो नहीं। आप एक अपना प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट करा लें, अगर वो ठीक है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप रिस्क फैक्टर्स की आपने बात की, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि आपने बोला मैलिग्नेंट जो होता है उसमें सिम्टम्स नहीं होता, जो कैंसरस वाला होता है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ डायग्नोसिस अवेलेबल होगा, तो क्या डायग्नोसिस है हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट इसका टेस्ट होता है जिसको PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि अगर उस PSA की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो उसको तुरंत आगे उसके लिए टेस्टिंग की जानी चाहिए। प्रोस्टेट के लिए या तो उनका रेक्टल एग्जामिनेशन हो या अल्ट्रासाउंड हो या MRI हो, PET CT। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है PSA का, तो PSA टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आ रही है तो फिर प्रोस्टेट कैंसर के हिसाब से भी किसी डॉक्टर को उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? जो प्रोस्टेट का BPH का इलाज है उसके लिए कुछ एक मेडिसिन होती हैं जिनको कि हम लोग अल्फा ब्लॉकर कहते हैं। एक दो ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, एक तो अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं, जैसे कि आपने बड़ी कॉमन दवाई सुनी होगी यूरिमैक्स, ड्यूटास टी या वेल्टैम, जिसमें कि टैमसुलोसिन नाम का एक सॉल्ट होता है। सो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं टैमसुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन, सिल्डोसिन, इस तरह के अल्फा ब्लॉकर मेडिकेशंस होती हैं। और दूसरी मेडिकेशंस होती हैं ड्यूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड। तो ये टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन को कम करने वाली मेडिसिन होती हैं। जो प्रोस्टेट की ग्रोथ होती है वो मर्दों में मर्दाना हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी वजह से ग्रो करता है। जब ये मेडिसिन जो देते हैं तो ये मर्दाना हार्मोन को कम करती हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट में श्रिंकेज होती है या उनको कई तरह के सेक्सुअल डिसफंक्शन होने लगते हैं। तो एक तो ये मेडिसिन हैं प्रोस्टेट के इलाज के लिए जी। इसके अलावा जो सर्जरी होती है वो उस पे हम आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर मुश्ताक अहमद वानी कुपवारा से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो डॉक्टर जी, इस्तकबाल है कुपवारा ब्रबरी पे मुश्ताक अहमद वानी जी। इस्तकबाल तुम प्रोग्राम मस पन सवाल पृछ्यू। सवाल डॉक्टर तो ये कि प्रोस्टेट छना आसान तो इनसे किडनी है का प्रॉब्लम गई जी। इनका सवाल है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से क्या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मुश्ताक भाई। अगर इस प्रोस्टेट को हम इग्नोर करते रहें, इसका इलाज नहीं कराएं, तो ये रुकावट होते होते, ये तो ड्रेनेज पाइप है, जैसे नाली है, नाली अगर ब्लॉकेज हो गई तो पीछे धीरे धीरे कूड़ा या गंदगी जमा होती जाएगी। और प्रोस्टेट में जब भी रुकावट होती है तो पहले तो पेशाब की थैली में पेशाब रुकना शुरू होता है, फिर पेशाब की थैली स्ट्रेच होती है, वो धीरे धीरे डिकम्पनसेट होने लगती है, खराब होती है, उसमें डाइवर्टिकुलम हो जाते हैं, स्टोन बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और ऊपर जो है किडनी जहाँ से पेशाब बन के आ रहा है उस पर धीरे धीरे प्रेशर पड़ने लगता है और किडनी में सूजिश आने लगती है। और अगर इसको इग्नोर करते रहे, पता ना चला, क्योंकि सिम्टम तो बहुत ज़्यादा होते नहीं और लोग पहचान नहीं पाते, तो लास्ट में किडनी भी खराब हो जाती है। उनका सीरम क्रेटिनिन बढ़ने लगता है, 1 से 2 पहुंच जाता है, 2 से 3 पहुंच जाता है, कई दफ़े तो 4-4, 5-5 क्रेटिनिन पहुंच जाता है और किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है प्रोस्टेट को अगर हम सही समय पर नहीं
उसको डिटेक्ट कर पाएँ तो। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। डॉक्टर साहब चूँकि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, बिफोर कि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, चूँकि आपने बताया कि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो किस स्टेज पे मेडिकेशन रिकमेंड की जाती है? सी नॉर्मली जो मेडिकेशन है, हमेशा कोई भी मेडिसिन है उसको पेशेंट से हमेशा डिस्कस करना चाहिए कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी किस तरह की लाइफस्टाइल है, उसको जो है किस तरह का वो काम कर रहा है, वो यंग आदमी है, सीईओ है, कंपनी में काम कर रहा है, या उसको मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, या कोई रिटायर्ड आदमी है जिसकी उम्र 80 साल है, जिसकी तो पहले तो हमेशा मरीज का लाइफस्टाइल देखना ज़रूरी है दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले। और दूसरी चीज़ उनके सेक्सुअल सिम्टम्स की हिस्ट्री कैसी है। कई दफ़े ऐसा होता है कि बीपीएच के साथ काफ़ी कॉमन है सेक्सुअल डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको कहते हैं पुरुषों में कमज़ोरी आना। तो उसकी अगर वो ऑलरेडी उनको है तो ये दवाइयों से और वर्सन हो जाएगा। तो इन पुरुषों में कभी हम लोग दवाई नहीं देते, या कई लोग जो पढ़े लिखे मर्द हैं उन पहले ही वो अवेयर होते हैं और वो जानते हैं इन साइड इफ़ेक्ट्स को, तो वो स्वयं पहले ही बता देते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दवा नहीं लेना चाहता। सो दवाइयों को देने का बहुत ही लिमिटेड सा इंडिकेशन है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एल्डरली व्यक्ति हैं, या जो कि बिस्तर से उठ नहीं सकते, या बिल्कुल सर्जरी से डरते हैं, या कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा अनेस्थीसिया से डर लगता है, तो उन लोगों के लिए दवाइयाँ। अदरवाइज मोस्टली 99% लोगों को दवाई से दुष्प्रभाव ज़रूर होते हैं, और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो दवा ले लें, अदरवाइज तो दवाई है नहीं उसके लिए। जी डॉक्टर साहब आपके साथ डिस्कशन जारी रहेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए सज्जाद अहमद वानी खानियार से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुम प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से बात करनी है जी। हाँ जी वेलकम। बताइए डॉक्टर साहब। आदाब। 4-5 साल से मैं दवाई ले रहा हूँ, ये पहले अल्फोसिन, फिर सिरोडोसिन, फिर अब की बार टेम्लोसिन ले रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वही जो आपने कहा ना कि वो सुबह उठता हूँ तो चक्कर सा आता है। हाँ वो अब बढ़ने लगा, एक तो वो प्रॉब्लम है। हाँ ये जो कमर में दर्द रहता है। हाँ एक बार ना, आपकी एज कितनी है सजाद भाई? 58। हाँ तो मेरी समझ से तो आपको इस 58 की उम्र में तो ये दवा लेनी नहीं चाहिए। उसका रीजन है कि एक तो दवाई आपकी जिंदगी भर चलेगी, और प्रोस्टेट हमेशा इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। अगर मेडिसिन भी दी जाती है, इससे मेडिसिन से सिर्फ सिम्टम्स में थोड़ी बहुत रिलीफ होती है, और आपकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आने वाले समय में उसकी कॉम्प्लिकेशन कुछ ना कुछ होगी। 4 साल बाद, 6 साल बाद धीरे धीरे वो परेशानी आपको किसी न किसी रूप में जरूर देगी। नंबर 3 ये है, ये इसका जो साइड इफेक्ट है, एक तो आपने ऑलरेडी बताया कि पोस्चरल हाइपोटेंशन या डिजीनस टैम्सुलोसिन से तो बहुत कॉमन है और बहुत स्ट्रांग दवा है, जिसकी वजह से तो चक्कर भी आ सकता है और गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए आपने जब भी बिस्तर से उठें सुबह, तो 2 मिनट ऐसे पैर नीचे करके बैठे रहें और उसको हिला लें। 10, 15, 20 सेकंड जब ब्लड सर्कुलेशन हो जाए तब उठ के धीरे धीरे चलना है। तो ये साइड इफेक्ट बड़ा कॉमन है और ये बहुत डेंजरस है। और चौथी चीज, आपकी उम्र 58 ईयर्स है, तो इस दवा की वजह से आपको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने लगेगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन होने लगेगा, उससे आपको और 4 तकलीफें बढ़ जाएंगी। इसलिए तो क्या करना चाहिए, क्या इस दवा को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और एक बार आप अपना फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी का टेस्ट होता है, जिससे दूरबीन से देखते हैं कि प्रोस्टेट की बनावट कैसी है, उसकी लंबाई, उसका ग्लैंड कैसा है, उसमें यूरोलिफ्ट है या आईटेंड है। ये बड़े अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, डे केयर ट्रीटमेंट। उसको करा के, ये 10 मिनट के प्रोसीजर्स होते हैं, इसको करा के आप उसको हमेशा के लिए उससे मुक्त हो सकते हैं या ट्रीट हो सकता है। ठीक है सर। आप यहाँ पे आप कहाँ, अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो कहाँ पे मिल सकते हैं? मैं तो चंडीगढ़ में, हमारा है प्रोस्टेट का सेंटर, चंडीगढ़ से आया हूँ मैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम देयर। फिर भी कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, अभी कहीं पे है आप यहाँ? उज़मा जी ऑर्गेनाइज करा देंगे, आप बिल्कुल वेलकम है। दूरदर्शन में मैं अभी बैठा हूँ, आप जरूर आ जाएं, मैं जरूर देख लूंगा आपको। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे सर्जिकल ट्रीटमेंट की।
हाँ, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है आज से 50-60 साल पहले, 80 साल पहले से TURP इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। सो TURP वाला ट्रीटमेंट में उसको प्रोस्टेट को काट के चिप्स की तरह निकाल देते हैं, या कुछ सालों बाद लेजर का ट्रीटमेंट आया। तो बहुत सालों तक ये फैशन में रहा कि लेजर से प्रोस्टेट को निकलवाना चाहिए। हम लोगों ने भी बहुत लेजर से बड़े प्रोस्टेट किए, TURP हजारों किए। देन मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि ये प्रोसीजर्स एक मेल के लिए या एक मर्द के लिए बड़े ही ब्रूटल प्रोसीजर्स हैं। इसको फिर हम लोग ने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, फिर अमेरिका में देखा, यूके में देखा, यूरोप में, तो वहाँ पे लोग ये ऑपरेशन कराते ही नहीं। वहाँ पे सीधे लोग यूरोलिफ्ट करा लेते हैं, या फिर आइटिंट करा लेते हैं, या रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी से करा लेते हैं। सो देन वी रियलाइज दैट द ब्रूटैलिटी इवन आफ्टर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ TURP, आज मुझे भी एहसास होता है कि हमें इलाज ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो आदमी ने TURP करा लिया, एक तो उसका जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन शुरू हो गया, उसको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने लगा, कई दफे स्ट्रिक्चर बन जाता है, सबमिएटल स्टेनोसिस हो जाती है, ब्लैडर नेक में स्ट्रिक्चर बन जाता है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, कुछ एक परसेंटेज पेशेंट्स में तो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। तो ये ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं लेजर के या TURP के कि उससे आदमी की जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं दोजख में पहुंच गया हूं, इतना उसे तकलीफ होती है। पेशाब में एक तो कई बार पेशाब अपने आप लीक होता रहता है, कपड़ा लगा के रखना पड़ता है, टाइपर लगा के रखना पड़ता है। लेजर में भी ये साइड इफेक्ट्स बड़े कॉमन होते हैं। लेजर से जो प्रोस्टेट होते हैं उसमें डिसयूरिया इतना होता है कि मरीजों को इतनी तकलीफ रहती है, और स्ट्रक्चर और पूरा अंदर से जल जाता है, ब्लैडर नेक बर्न हो जाता है। सो ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं, इसी वजह से लोग इनके ऑपरेशन नहीं कराते जी। रोबोटिक सर्जरी आई, लेकिन रोबोट से भी बहुत बड़ा प्रोस्टेट है तो थोड़ा बहुत फायदा, और छोटे प्रोस्टेट में रोबोट का भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता। दैट इज व्हाई दिस पैराडाइम शिफ्ट हैज अकर्ड इन प्रोस्टेट ट्रीटमेंट फॉर अल्ट्रा मिस्ट थेरेपी। अल्ट्रा मिस्ट का अर्थ होता है कि प्रोस्टेट अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, इस पे आगे बातचीत करेंगे अल्ट्रा मिस्ट पे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए कॉलर गुलाम जीलानी HMT से आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल सुन प्रोग्राम मन्ज। पेशाब दिवान गो यवान वहां से करे वुजू करे बे के करो वुजू तो पचवन बे पेशाब तक पचवन पत बे पेशाब दिवान जी। इनको यूरिन आता है, फिर गुस्ल के बाद इनको और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। हाँ, तो इसके ये आपकी एज कितनी है गुलाम भाई? वर्स क्या होता है? 65। हाँ, तो आप अपने प्रोस्टेट का टेस्ट कराएं और यूरिन के इन्फेक्शन का टेस्ट कराएं। किया टेस्ट भी किया। हाँ, उसमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, निकलता है, वो नॉर्मल निकल रहा है। नहीं, यूरोफ्लोमेट्री हुई है आपका, यूरिन के फ्लो का टेस्ट? जो यूरिन का फ्लो होता है उसका टेस्ट हुआ है, अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड किया मैंने। हाँ, उसमें पेशाब की धार ठीक है? नहीं, वो ठीक निकलता है। तो फिर एक बार इन्फेक्शन का टेस्ट करा के देख सकते हैं, अगर वो नेगेटिव है। मैं दवाई खाता हूँ। किस चीज की दवा खाते हैं? प्रोस्टेट की। हाँ, तो ये प्रोस्टेट की दवा खा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो दवा धीरे धीरे अब वो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है, और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, और ओवर एक्टिविटी नहीं, ये है ना, क्या मैं पेशाब करता हूँ और टाइम लगता है। हाँ, तो इसका मतलब इसका मतलब है बीमारी दवा से कंट्रोल में नहीं आ रही है, काबू में नहीं आ रही है, और धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी वजह से दवाई से भी अब सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो इसको आपको आगे दूसरी तरह के इलाज के बारे में सोचना चाहिए, और दवाई से काम नहीं चलेगा। जी, शुक्रिया कॉल करने खतरा। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे अल्ट्रा मिस्ट की। सो अल्ट्रा मिस्ट का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट। अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि एक तो उसमें कोई चीरा नहीं लगना, कोई कट नहीं लगना, जो कुछ होना है वो दूरबीन से, पतली सी दूरबीन होती है, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप से हो जाता है। नंबर 2, इसमें ज्यादातर मरीजों को किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली हम लोग पेशाब की नली में एक जेली डाल देते हैं और उसी से हो जाता है प्रोसीजर। तीसरी चीज है, टेक्स 10 मिनट्स, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। आप कराएंगे, दूरबीन से होगा प्रोसीजर, और आप 4 घंटे में वापस घर चले जाते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज नो सेक्सुअल डिसफंक्शन।
दीज आर वेरी सेफ ट्रीटमेंट्स एंड जो लोग अपनी पोटेंसी प्रिजर्व करना चाहते हैं या अपनी मैस्कुलिनिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता, किसी तरह का चीरा नहीं लग रहा है, कहीं कटिंग नहीं हो रही है, और इसमें किसी प्रकार का कैथेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली TURP वगैरह में पेशाब की नली डाल के रखनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो सब किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस इन ट्रीटमेंट्स में बिल्कुल नहीं है। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है अफशाना सोरा से, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस में पन सवाल पृछो। मेल से अफशाना बशा सोगी बैठल। जी, इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस में पन सवाल पृछो। बशा सुबह चवान त्रेश मे पत पेशाब तीर यवान त्रेश वरित चवान। ठीक, इनका सवाल है कि ये जब पानी पीते हैं तो फिर कुछ बहुत देर बाद इनको वॉशरूम जाना पड़ता है। नॉर्मली आपकी एज कितनी है अफसाना? वर्स क्या होता है? 65। तो आपको पेशाब करने की हाजत भी नहीं होती या पेशाब उतरता नहीं है या देर से उतरता है? 65। पेशाब तमी विज यवान किन तो छु बसान कि वन यी मे किहेन ना वन यी मने किहेन बात छे देर बात छे तीर पहन जवान इनको अर्जेंसी भी फील नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप अपना एक क्रिएटिनिन का टेस्ट कराइए। कई दफे ऐसा होता है कि पेशाब कम बन रहा होता है। और दूसरी चीज है कि कई बार लेडीज की आदत होती है पेशाब रोक के रखने की बचपन से। आमतौर पर क्या होता है, जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको पेरेंट्स भी यही बताते हैं कि बेटा सुबह आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में यूरिन नहीं पास करना है, घर पे आके टॉयलेट में पास करना है। और हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे टॉयलेट्स भी नहीं होते, पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ पर कि विमेन जा सकें या लेडीज जा सकें। तो औरतों की आदत होती है पेशाब रोक के रखने की। धीरे धीरे ना उनकी पेशाब की थैली स्ट्रेच होती जाती है। नॉर्मली एक हेल्दी आदमी की, पुरुष की या महिला की पेशाब की थैली 400-500 ml की होती है। ये स्ट्रेच करते 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 बड़ी हो जाती है। लेडीज में कई बार 700 ml 800 ml वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे पेशाब रोक सकती हैं, क्योंकि उनकी पेशाब की थैली स्ट्रेच हो जाती है। जब पेशाब की थैली स्ट्रेच हो जाती है तो उसका जोर भी कम हो जाता है। उसकी मसल जैसे गुब्बारा है, अगर वो फूल गया पूरा एक बार तो उसकी मसल इतनी कमजोर हो जाती है कि वो पेशाब ठीक से निकलता नहीं और वो इलास्टिक की तरह फैलती चली जाती है। तो ये कारण भी हो सकता है कई बार। तो उसको इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड ब्लैडर का और पेशाब की नली का एक टेस्ट होता है जिसको कैलिब्रेशन कहते हैं या यूरोफ्लो कहते हैं। तो ये टेस्ट करा के देखना पड़ेगा क्या कारण है। और सीरम क्रेटिनिन का टेस्ट जरूर करा लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं पेशाब बन ही कम रहा हो, किडनी में कोई नुक्स आ रहा हो। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए इनसे सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस में मेहरबानी शुक्रिया। जी, पन सवाल पृछ्यो। मेन सवाल उस मे छु लगभग उड़ दून कर गसित यवन पेशाब। ठीक, तो बस करन ये है लगभग 2.5 ग्राम 2 ग्राम बस इस पेशाब से कारण गोट पत गोट बेड ठीक। इनका सवाल है कि इनको 1-1 घंटे के बाद यूरिन आता है, तो उसमें कुछ 200 ग्राम तक। हाँ, तो 200 ml तो पेशाब कम है। एक बार में करीब 400 से 500 ml पेशाब आना चाहिए। ये रात में भी जल्दी जल्दी आता है पेशाब या दिन में जल्दी जल्दी आता है, और कितनी कितनी देर में आता है पेशाब? रात में नहीं आता है, दिन में आता है। तो अगर दिन में बार बार पेशाब आ रहा है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी या इस तरह की कोई चीज़, तो कहवा बहुत ज़्यादा तो नहीं पीते या कोई ऐसा लिक्विड तो नहीं पीते जिससे कि पेशाब की थैली में इरिटेशन हो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, मसालों की वजह से भी पेशाब की थैली में इरिटेशन होती है। इसके अलावा आप अपना प्रोस्टेट का भी चेकअप करा लें। कई दफ़े ऐसा होता है कि प्रोस्टेट की वजह से पेशाब अंदर बचा रह जाता है। तो पेशाब की थैली अगर 400 ml की है और 200 ml पेशाब रुका हुआ है तो सिर्फ 200 ml आपकी कैपेसिटी है, तो इसलिए 200 ml आया और फिर वो निकल गया, लेकिन 200 ml परमानेंट रुका हुआ है पेशाब अंदर। तो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराइए प्रोस्टेट का, और यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट होता है वो कराइए। इससे पता चलेगा कि क्या कारण है। जी शुक्रिया जनाब।
शुक्रिया कॉल करने खतर जी डॉक्टर साहब चूँकि आपने जो ट्रीटमेंट बताया उसमें आपने यूरोलिफ्ट और रिज्यूम का जो है वो डिस्कस किया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यूरोलिफ्ट अल्ट्रामिस्ट थेरेपी में 3 ट्रीटमेंट आते हैं मेनली, यूरोलिफ्ट, रिज्यूम और आइटिंड। तो यूरोलिफ्ट को कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट। प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि पेशाब की नली से एक बड़ी पतली सी दूरबीन, महीन सी दूरबीन डाल के जो हिस्सा प्रोस्टेट का ऐसे बंद किया होता है पेशाब की नली को, इसको एक स्टेपलर की तरह इधर रिट्रैक्ट कर देते हैं और ये खुल जाता है, पेशाब का रास्ता खुल जाता है, तो इसको यूरोलिफ्ट कहते हैं। रिज्यूम या वाटर वेपर थेरेपी जो कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि अंदर जाके फिर से दूरबीन से अंदर जाके पेशाब की थैली के, पेशाब की नली के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्टीम के इंजेक्शंस होते हैं, उसको लगा देते हैं, जिससे धीरे धीरे प्रोस्टेट सेल्स श्रिंक होने लगते हैं और स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months वो प्रोस्टेट का टिश्यू श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब का रास्ता खुल जाता है। जो तीसरा ट्रीटमेंट है उसको आइटिंड कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस पे हम आगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए कॉलर मोहम्मद रमजान भट्ट पहलगाम से आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुहन प्रोग्रामस मंज। शुक्रिया शुक्रिया जी पन सवाल प्रिस्यो। बात सालर पे मोहम्मद रमजान भट्ट बस रात के वसन 2-3 लीटर करन पेशाब रात के। ठीक, इनका सवाल है कि 2-3 बार इनको रात को उठना पड़ता है। हाँ, तो आप एक तो ये देखें कि रात में कोई दवाई तो नहीं लेते, ब्लड प्रेशर की दवाई या कोई और दवाई, किडनी की दवाई तो नहीं लेते हैं रात में? तो इमा शू का दवा क्या वहाँ ना नहीं, ये कोई दवा अगर कोई दवा नहीं चलती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने प्रोस्टेट के लिए अल्ट्रासाउंड कराएं और यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट कराएं, ताकि ये पता चल सके कि प्रोस्टेट बड़ा होने के कारण तो कहीं ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या प्रोस्टेट के कारण रुकावट की वजह से तो ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। जी शुक्रिया कॉल करने खतरा। जी डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, यूरोलिफ्ट, रिज्यूम आपने डिस्कस किया, देन थर्ड आइटिंड जो ट्रीटमेंट है तीसरा, इसको कहते हैं टेम्पररी इम्प्लांटेबल निटिनॉल डिवाइस। तो ये एक फ्लावर के तरीके का छोटा सा डिवाइस होता है। तो जो प्रोस्टेट की बनावट की वजह से रुकावट होती है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की होती है। किसी का लैटरल लोब बड़ा होता है, किसी का ब्लैडर नेक का हाई होता है काफ़ी, किसी के ब्लैडर नेक और प्रोस्टेट के बीच की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, किसी को मीडियन लोब बड़ा होता है, किसी का मीडियन लोब पेशाब की थैली के अंदर घुसा हुआ होता है, और किसी का लैटरल लोब भी बहुत बड़ा होता है। तो जिस तरह का ब्लैडर नेक है उसी हिसाब से हम थेरेपी डिसाइड करते हैं कि इनको लिए यूरोलिफ्ट सही है, इनके लिए रिज्यूम सही है। जो आइटिंड है ये डिवाइस उन लोगों के लिए, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन के लिए जिनका ब्लैडर नेक बहुत हाई है, यानी कि जिनकी लंबाई प्रोस्टेट ग्लैंड की काफी ज्यादा है और उनका ब्लैडर नेक ऐसे स्पीड ब्रेकर की तरह खड़ा है पेशाब की थैली के आगे। तो आइटिंड डिवाइस को जब हम लोग अंदर डालते हैं, एक सर्टेन एंगल उसको देखते हैं सिस्टोस्कोपी करके कि किस दिशा में उसकी बढ़ा हुआ है, कितनी उसकी लेंथ है, किस एंगल से बढ़ा है, वहां पर उस डिवाइस को रख के स्ट्रेच कर देते हैं। वो धीरे धीरे अंदर स्ट्रेच होती चली जाती है। दूरबीन से ही स्ट्रेच डाल देते हैं डिवाइस और दूरबीन से ही बाद में निकाल लेते हैं। तो वो धीरे धीरे उस डिवाइस को 5 से 7 दिन बॉडी में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो पेशाब की थैली का मुंह है या नेक है वो धीरे धीरे स्ट्रेच हो जाता है और उसके बाद 5-6 दिन के बाद उसको निकाल लेते हैं और यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल रिलीव हो जाता है। जी। तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट की बनावट कैसी है और उसमें किस तरह की, जैसे हमारे पास गूगल मैप से आज हमें कहीं भी जाना होता है तो हम गूगल मैप देख के जाते हैं, वैसे उसी तरह से अब जो प्रोस्टेट का इलाज सबके लिए TURP या सबके लिए लेजर नहीं होता। जिसको जिस तरह की पैथोफिजियोलॉजी है, जिसको जिस तरह की बनावट की वजह से तकलीफ है, उसको उस तरह से दूर करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की या डाइट की, क्या कुछ रोल रहता है इसका प्रिवेंशन में? जो डाइट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रोस्टेट डिजीजेस के लिए। उसमें कुछ जैसे हर्ब्स हैं, सॉ पामेटो है या नॉन वेजिटेरियन डाइट है या कुछ ऐसी कई चाइनीज हर्ब्स आती हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट में अल्टरेशंस हो सकते हैं। क्लियर कट कोई बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड फैक्टर नहीं है कि इसकी वजह से प्रोस्टेट होता ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो सॉ पामेटो एक हर्ब है जिससे कि प्रोस्टेट में रिलीफ मिलता है प्रोस्टेट के सिम्टम्स में। लेकिन ये जो भी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं ये अर्ली स्टेज में किए जा सकते हैं।
और थोड़ा बहुत ही इससे फायदा होता है, इससे बीमारी खत्म नहीं होती या इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा कम नहीं होते। लाइफस्टाइल में थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या केगल्स एक्सरसाइज करने की वजह से जो ओवर एक्टिविटी वाले सिम्टम्स हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना या लीक हो जाना, इसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये भी पूरी तरह से बीमारी को खत्म नहीं कर सकता या ये इसकी प्रोग्रेशन को बंद नहीं कर सकता। बीमारी फिर भी बढ़ेगी उसकी, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, और भी कुछ आपके साथ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। नाजरीन, तुहंद सठा सठा शुक्रिया वुनिक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत, प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत। इंशाअल्लाह नई शुमारस मज गई तोह बे मुलाकात अकिस नईस मेहमानस, अकिस नईस मौजूस पे। तो तम थो पन्ने सेहत ख्याल, तुत खुदायस हवाल।